जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो स्मारक डाक टिकट जारी किसने किया है, तो वह है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने ही यह डाक टिकट जारी किया है। एक वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग जानते हैं कि 16 जनवरी 2021 से क्या हुआ, वैक्सीन अभियान कोविड-19 वैक्सीन अभियान जो है कोविड-19 के वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई। कब से? 16 जनवरी 2021 से। उसी के एक साल पूर्ण होने पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी द्वारा क्या किया गया, कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यदि पूछे कि पहला टीका, कोविड का पहला टीका किसको लगा, तो उसका नाम है मनीष कुमार। यह जो है एम्स का स्वास्थ्य कर्मी था, एम्स का, उसी को यह लगा टीका, जिसका नाम है मनीष कुमार। यदि पूछ दे भारत में वैक्सीन के बारे में, तो हम लोग को एक मिनट हम लोग देखते हैं अगले पृष्ठ पर। चलिए, यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक वैक्सीन का नाम हम लोगों ने सुना है जिसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक। एक हम लोगों ने नाम सुना कोविडशील्ड। एक हम लोगों ने नाम सुना कोविडशील्ड। एक स्पुतनिक वाला सुना हम लोगों ने, स्पुतनिक 5। ठीक। ये देखिए कोवैक्सीन, यह जो है भारत की जो कंपनी थी उसी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। और जो कहाँ पे है, हैदराबाद में इस कंपनी द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। ठीक। दूसरा जो बनाया गया कोविडशील्ड, वह भी भारतीय ही था। वह था सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ, सीरम इंस्टीट्यूट का, ठीक, जो कि पुणे में है। यहाँ का कोविडशील्ड था। स्पुतनिक कहाँ का था? यह बाहर का था, रूस का था। अभी प्रेजेंट में एक और हम लोग नाम सुनते हैं जिसका नाम है क्या, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक किट आई थी जिसका नाम है ओमिश्योर। ठीक। और एक और था जिसका नाम है ZYCOV-D। यह जो है यह बाहर की कंपनी थी जिसका नाम था जायडस कैंडुला कंपनी। यह डीएनए पर आधारित जांच करने के लिए था। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो कोविड-19 कोवैक्सीन चली थी, भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा चलाई गई थी। कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई थी, स्पुतनिक रूस द्वारा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमिश्योर ओमिक्रॉन की जांच के लिए इस किट को बनाया गया। किसके लिए? ओमिश्योर। किस चीज़ के लिए? तो यह था ओमिक्रॉन की जांच के लिए। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो वह थे, हम लोगों ने एक और पीछे मुन्ना शुक्ला के बारे में पढ़ा था, वह थे कथक से। बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? वह थे कथक से। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। यह भी लखनऊ घराने से संबंधित है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 17 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें कथक शास्त्रीय नृत्य में
इनको इस कथक शास्त्रीय नृत्य में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। यह भी लखनऊ घराने से संबंधित है और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। यह कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वह है 8। अब देखिए कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है यह कहाँ पर? उत्तर भारत। कहाँ? उत्तर भारत। कथकली और भारतनाट्यम और कौन कौन सा है? कथकली की बात करें तो यह केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी की बात करें तो यह मणिपुर, मोहिनीअट्टम यह केरल, ओडिशा ओडिसी होगी, ओडिसी का ओडिशा, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए ये सभी जो 8 है ये सभी क्या है? तो यह सभी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, इसीलिए के क्षेत्र में जो हमारे जो बिरजू महाराज जी थे वह भी इसी कथक से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा 8 शास्त्रीय नृत्य, ये उसी तरह 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और वो भाषाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत। इसमें एक बात, सबसे विशेष बात क्या है कि हिंदी इसमें शास्त्रीय भाषाएं में शामिल नहीं है। तमिल यह सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है और उड़िया जो है सो यह जो उड़िया है यह सबसे नई शास्त्रीय भाषा है। इसमें हिंदी शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हुंगा टोंगा हंगा हफाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित है और विस्फोट हुआ है कहाँ? प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप पे इसका विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया? देखिए सबसे पहले जानते हैं कि तिरुवल्लुवर दिवस ये क्या चीज़ है। ठीक, देखिए हुआ यूँ कि तमिल कवि जो थे, तिरुवल्लुवर जो थे वो क्या थे? तमिल कवि प्लस दार्शनिक थे और इनका पहले 17-18 जनवरी को मनाया जाता था। अब 15 या 16 जनवरी को मनाया जा रहा है। इनको वल्लुवर भी कहा जाता है। तो जो तिरुवल्लुवर जो थे ये तमिल कवि और दार्शनिक थे, इन्हीं के दिवस पर यह मनाया जाता है। इनको संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। और यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया गया है। यह हम लोग का आंसर है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया? हाल ही में किस देश ने? ये जो बॉम्बर है, ये सबसे पहले जानिए इसको क्या बोलते हैं। इसको व्हाइट स्वान के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट स्वान के नाम से भी जानते हैं। इसे बम वर्षक विमान भी कहते हैं। इसमें 24 क्रूज मिसाइलों को एक साथ डिलीवरी करने की क्षमता है। तो यह काम किस देश ने किया है? तो उसका नाम है रूस। व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल का अनावरण, बॉम्बर नामक मिसाइल का अनावरण किसने किया? रूस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है लक्ष्य सेन। और उप विजेता कौन है? उसका नाम है लोह कीन येव। यह कौन है? यह जो है उप विजेता है। विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। और इससे इनको किसी का खिताब मिला? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक, यदि पूछ दे पुरुष डबल का, या तो पुरुष एकल में लक्ष्य सेन जीता, पुरुष डबल में खिताब किसने जीता, तो वह व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है चिराग शेट्टी प्लस सात्विक साईराज। यह दो व्यक्ति हैं, दोनों भारतीय हैं। दोनों क्या है? भारतीय हैं। और इन्हीं दोनों को यह क्या मिला? पुरुष डबल में खिताब किसने जीता है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। और सिंगल एकल खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का कुछ कप से संबंधित प्रश्न है। कौन सा कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बैडमिंटन, यदि बात की जाए बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन का संबंध किस कप से है? तो वह उबेर कप और बैडमिंटन, इसका संबंध किससे है? तो उबेर कप और थॉमस कप से। यदि बैडमिंटन का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो यह है व्यक्ति कौन से है? जो वह व्यक्ति है प्रकाश पादुकोण। ठीक। टोक्यो पैरालंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता? दो खिलाड़ी ने। पहला प्रमोद भगत, दूसरा कृष्णा नागर। दो लोगों ने जीता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह आरंभ किया? तो यह आरंभ किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह इसका आरंभ किया गया। और यह हर वर्ष जनवरी के थर्ड वीक, तीसरे सप्ताह, थर्ड वीक में जारी किया जाता है। इस बार कब से? 17 से 21 जनवरी के बीच यह जारी किया गया। ओपन डाटा यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सभी डाटा एक सप्ताह के लिए उपलब्ध किए जाते हैं, जहाँ से बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे सोर्सेज आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वह मंत्री कौन से है? तो उनका नाम है जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। और
आवासन और शहरी कार्यालय मंत्री, उनका नाम है हरदीप पुरी, इनका नाम है। और यही क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इतना जान गए। यदि पूछ दे शिक्षा मंत्री कौन है, यदि पूछ दे शिक्षा मंत्री, यदि पूछ दे रेल मंत्री, यदि पूछ दे सहकारिता मंत्री, 3 मंत्रालय का नाम हम लोगों ने लिखा। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। सहकारिता मंत्री कौन है, तो सहकारिता मंत्री नहीं है, यह एक मंत्रालय बनाया गया है और इसी मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के, अमित शाह जो है गृह मंत्रालय, यही सहकारिता मंत्री भी है। और यह मंत्रालय पहली बार बनाया गया है, फर्स्ट टाइम, सहकारिता मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर अच्छी सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी, जहां 80 सेवाएं व्हाट्सएप पर ही दी जाएगी, वह कौन सी नगर पालिका, महानगर पालिका है? तो वह है मुंबई महानगर पालिका, जो व्हाट्सएप पर ही 80 सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित है, इसका निर्माण किया गया। तो यह है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब हुआ इसका भेल से। ठीक, इसको महेंद्र नाथ पांडे द्वारा इस संयंत्र को स्थापित किया गया। मतलब भारी उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, महेंद्र नाथ पांडे, इनके द्वारा क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद।